Good morning students, how are you? I hope you are fine and stay at your home। तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस, लेसन चल रहा है हमारा सेकंड। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था जो चीन के साय से आज़ादी और जो औपनिवेशिक वर्चस्व और उसका प्रतिरोध था, ये हमने लास्ट विषय में पढ़ा था। तो आज का जो हमारा स्टडी पॉइंट है वो है फ्रांसीसियों को उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। जो फ्रांसीसी थे उनको उपनिवेशों की ज़रूरत क्यों थी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, एक ज़माने में प्राकृतिक संसाधन हासिल करने और ज़रूरी साजो सामान जुटाने के लिए उपनिवेश बनाना ज़रूरी माना जाता था। मतलब एक ज़माना ऐसा था जब जो हमारी बेसिक या जो ज़रूरतें थी, तो एक ज़माने में जो प्राकृतिक संसाधन, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति से हमें मिले, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिले, तो उन्हें हासिल करने या प्राप्त करने और जो ज़रूरी हमारे साथ जो सामान हैं उन्हें जुटाने के लिए उपनिवेशन बनना ज़रूरी माना जाता था। इसके अलावा दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसियों को भी लगता था कि दुनिया के पिछड़े समाज तक सभ्यता की रोशनी पहुंचाना विकसित यूरोपीय राष्ट्रों का दायित्व है। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उन्हें ऐसा लगता था या वो ऐसा मानते थे कि जो दुनिया के पिछड़े समाज हैं उन तक सभ्यता है, आदर्श जो है, उसकी रोशनी पहुंचाना जो विकसित यूरोपीय राष्ट्र हैं उनका दायित्व है, ठीक है, उनका कर्तव्य है ये सब करना, ठीक है। तो फ्रांसीसियों ने वियतनाम के मैकोंग डेल्टा इलाके में खेती बढ़ाने के लिए सबसे पहले वहाँ नहरें बनाई और जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। मतलब जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने क्या किया, जो वियतनाम का जो इलाका था या वहाँ के जो खेत थे, सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे नहरें बनवाई और जो जल निकासी का प्रबंध किया। मतलब जो जल को गांव से बाहर जाने के लिए नाली वगैरह उन्होंने बनवाई। सिंचाई की विशाल व्यवस्था बनवाई। जो सिंचाई है, इरिगेशन जो सिस्टम है, उसकी उन्होंने विशाल या अलग से अच्छी व्यवस्था बनवाई। बहुत सारी नई नहरें और भूमिगत जलधाराएं बनाई। उन्होंने बहुत सारी जो नई नहरें बनाई, नई और जो भूमिगत जलधाराएं थी, मतलब जो भूमि के अंदर से जो जल निकालते हैं, भूमिगत जलधाराएं बनाई गई। ज़्यादातर लोगों को ज़बरदस्ती काम पर लगाकर निर्मित की गई इस व्यवस्था से चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब ज़्यादातर क्या किया गया, लोगों को ज़बरदस्ती भी काम पे उन्होंने लगाया, ठीक है, और उन्होंने जो चावल का उत्पादन था उसमें वृद्धि प्राप्त किया, उसके अंदर वृद्धि हुई। वियतनाम दूसरे देशों को चावल का निर्यात करने लगा। जो वियतनाम जो देश था उसने क्या किया, मतलब चावल की ज़्यादा वृद्धि या ज़्यादा उत्पादन होने के कारण उसने, मतलब जो अदर जो स्टेट थे उन्होंने उसका निर्यात करना शुरू कर दिया। मतलब चावल को बेचना या व्यापार करना चावल का शुरू कर दिया। 1873 में चावल की खेती 2,74,000 हेक्टेयर इलाके में होती थी, ठीक है। ये 1873 का जो आंकड़ा है वो है। 27 साल बाद यानी सन 1900 में यह क्षेत्र 11 लाख हेक्टेयर और 1930 में बढ़कर 22 लाख हेक्टेयर हो गया। मतलब इतना ज़्यादा विकसित हुआ। अब तक वियतनाम का 2/3 चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने लगा है। मतलब जो वियतनाम है उसका 2/3 जो चावल है वो अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल जो बाजार है उसके अंदर जाता है, ठीक है, या जाने लगा। 1931 तक वियतनाम दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। जो 1931 का सन था, उस टाइम जो वियतनाम था वो पूरी ऑल वर्ल्ड के अंदर, मतलब पूरी दुनिया में चावल का तीसरा सबसे बड़ा, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। मतलब क्वेश्चन आ सकता है 1930 में जो वियतनाम था वो उसकी चावल की जो स्थिति थी उत्पादन की वो क्या थी, तो कौन सी स्टेज पे था वो, तो आ सकता है ये। इस दौरान व्यापारिक वस्तुओं के आवागमन, फौजी टुकड़ियों की आवाजाही और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण कायम करने के लिए संरचनागत परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर दिया गया। मतलब जो ये
व्यवस्था थी, संरचनागत परियोजनाएं मतलब जो जैसे वस्तुओं के आवागमन व्यापार के लिए या फौजियों के टुकड़े के आवाजाही के लिए या जो पूरा क्षेत्र था उसको उस पर नियंत्रण कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया, संरचनागत जो परियोजनाएं थी उनका निर्माण शुरू कर दिया, मतलब जिससे इनका निरीक्षण हो सके, इनकी सुरक्षा हो सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने कई जो संरचनाएं थी या परियोजनाएं थी उनको लागू करना या उनका निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, पूरे इंडो चाइना से गुजरने वाला एक विशाल रेल नेटवर्क बनाया गया, मतलब एक रेल नेटवर्क बनाया गया जो पूरे इंडो चाइना से गुजरता था। ठीक है, इसके माध्यम से वियतनाम के उत्तरी व दक्षिणी भाग चीन से जुड़ गए। यह रेल नेटवर्क चीन में स्थित येनान प्रांत तक जाता था। यह नेटवर्क 1910 में बनकर पूरा हुआ, मतलब 1910 के अंदर जो ये नेटवर्क था रेल का वो बनकर मतलब कंप्लीट हो गया था, पूरा हो गया था। उस समय एक और लाइन बिछाई गई जिसके जरिए कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के रास्ते होते हुए वियतनाम को सयाम देश, उस समय थाईलैंड का यही नाम हुआ करता था। जो थाईलैंड है तो उस समय थाईलैंड का नाम था सयाम, से जोड़ दिया गया। ठीक है, तो जो ये है ये इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और देखना आपको। 1920 के दशक तक आते आते फ्रांसीसी व्यवसायी अपने कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वियतनाम सरकार पर इस बात के लिए और दबाव डालने लगे कि संरचनागत जो परियोजनाएं हैं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, जो 1920 का दशक था तो उस समय जो फ्रांसीसी व्यवसायी थे या कारोबार करते थे उन्होंने ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, ज़्यादा आमदनी के लिए जो वियतनाम सरकार थी उस पर दबाव डाला कि जो ये संरचनागत परियोजनाएं हैं उनको जल्दी से आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है क्या उपनिवेशों का विकास करना जरूरी है, जो उपनिवेश हैं उनका विकास करना जरूरी है। तो देखो, इस बारे में कोई संदेह नहीं कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को पूरा करने के लिए ही उपनिवेश बनाए जाते थे। सवाल यह है कि स्वामी राष्ट्रों के हितों को संसाधन का तरीका, स्वामी के राष्ट्रों के हितों को साधने का जो तरीका क्या है वो प्रभावशाली लेखक और नीति निर्माता पोल बोनार्ड जैसे कुछ लोगों का मानना था कि उपनिवेशों की व्यवस्था का विकास करना जरूरी है। जो उपनिवेश हैं उनका विकास करना जरूरी है। उनका कहना था कि उपनिवेश मुनाफा कमाने के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए अगर गुलाम देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को जीवन स्तर बेहतर होगा तो वे ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे बाजार फैलेगा और फ्रांसीसी व्यवस्था को ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वो चाहते थे कि जो उपनिवेश है उसके अंदर मतलब ज़्यादा विकास हो। ठीक है, जो हमारी आर्थिक स्थिति है इससे वो सुधरेगी, जो मुनाफा है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब जो अर्थव्यवस्था है उसके अंदर विकास होगा। तो बोनार्ड ने वियतनाम की आर्थिक प्रगति को बाधित करने वाली कई बातें गिनाई, मतलब जो बोनार्ड थे उन्होंने जो वियतनाम की आर्थिक प्रगति के अंदर जो बाधा थी, मतलब बाधित बातें थी वो उन्होंने गिनाई। जैसे देश की आबादी ज़्यादा थी तो उन्होंने मतलब ये सब गिनाई और उनको कम करने के लिए बोला। देश की आबादी ज़्यादा थी, खेती का उत्पादन स्तर कम था और किसान भारी कर्जे में डूबे हुए थे। ग्रामीण जो गरीबी कम करने और खेती हर उत्पादन बढ़ाने के लिए यह जरूरी था कि वियतनाम से भी उसी तरह भूमि सुधार किए जाएं जिस तरह के सुधार जापान में 1890 के दशक में किए गए थे। ठीक है, लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए यह गारंटी नहीं दी जा सकती कि सबको रोजगार भी मिल जाएगा। जैसा कि जापान के अनुभव से स्पष्ट हो चुका था कि जो नए रोजगार पैदा करने के लिए अर्थव्यवस्था का औद्योगिकरण करना जरूरी था। ठीक है, औद्योगिकरण मतलब उसके अंदर ज़्यादा सुधार करना, मतलब उसको उद्योगों से जोड़ना। वियतनाम की औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से चावल की खेती और रबड़ के बागानों पर आश्रित थी। जो वियतनाम था उसकी जो औपनिवेशिक व्यवस्था थी वो किस पे आश्रित थी, चावल पे, और दूसरी जो रबड़ के बागान थे, बगीचे थे, उनके ऊपर आश्रित थी या टिकी हुई थी। इन पर फ्रांस और वियतनाम के मुट्ठी भर
धनी तबके का स्वामित्व था। मतलब जो ये चावल की खेती थी या जो बागान थे उन पर किसका मतलब मुट्ठी भर धनी जो लोग थे या धनी तबके जो उनका स्वामित्व था। इस क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेल और बंदरगाह की सुविधाएं विकसित की जा रही थी। रबड़ के बागानों में वियतनामी मजदूरों से एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था के तहत काम करवाया जाता था। एक तरफा मतलब जो वियतनाम के बाग थे, मजदूरी व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी, तो मजदूरों के लिए तो इसमें एक तरफा का मतलब है जो मजदूर थे उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब जो उनका स्वामी था जैसे उन्हें चाहता था वो उसके अकॉर्डिंग काम करते थे। ठीक है, एक तरफा मतलब सिर्फ जो मजदूर था उसका कोई हित उसके अंदर नहीं सोचा जाता था। ठीक है, तो बोनार्ड की राय के विपरीत फ्रांसीसियों ने वियतनाम की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। मतलब जो बोनार्ड ने जो राय दी थी उसके विपरीत फ्रांसीसियों ने उसके प्रति कोई भी खास प्रयास नहीं किए। ग्रामीण इलाकों में जमींदारों का बोलबाला था। जो ग्रामीण इलाके थे वहाँ पे जो बड़े जमींदार थे उनका दबदबा था या उनकी मतलब ज़्यादा चलती थी और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। जो जीवन स्तर था वो गिरता जा रहा। तो इसके अंदर एक नया शब्द आया है संरचना। संरचना तो ऐसी विशाल परियोजना है जिसमें अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। बड़ी सड़कें परियोजनाएं, रेल नेटवर्क तथा बिजली आदि व्यवस्था जिसके अंदर नई नई परियोजनाएं आती हैं। ठीक है, वो है। तो एक इधर आए हैं दो नए शब्द, एक तरफा अनुबंधन व्यवस्था। तो एक तरफा जो अनुबंधन व्यवस्था है वियतनाम के बागानों में इस तरह की मजदूरी व्यवस्था काफ़ी प्रचलित थी। इस व्यवस्था में जो मजदूर थे ऐसे अनुबंधनों के तहत काम करते थे जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं, मतलब मजदूरों को उसमें कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। जैसा उसका स्वामी उसका मालिक उसे कहता था वो वैसे ही काम करता था। जबकि जो मालिकों को बेहिसाब अधिकार मिलते थे, जो मालिक होते थे उनको बेहिसाब मतलब अधिकार मिले हुए थे। अगर मजदूर अनुबंधन की शर्त के हिसाब से काम पूरा न कर पाए तो मालिक उसके खिलाफ मुकदमे दायर कर देता था, उन्हें सजा देते थे और जेलों में डाल देते थे। मगर मतलब जो मजदूर जो था अगर वो अपने मालिक जो उसका मालिक उसको कहता था अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम न करे तो वो उसको मालिक को अधिकार था कि वो अपने मजदूर की मतलब उसको जेल में डाल सकता था, उसको सजा सुनवा सकता था। ठीक है, तो इसका मतलब है एक तरफा मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति की सुने। ठीक है, एक तरफा का मतलब है एक तरफ की सुने। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का जो फ्रांसीसी उपनिवेशों की ज़रूरत थी वो क्यों थी और जो उपनिवेश का विकास था वो ज़रूरी क्यों था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।